मैम टैबलेट चाहिए। चलिए मैम कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, उस टैबलेट का बात ही अलग होगी फिर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अभी देखो आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। देखो आज का जो आपका टॉपिक है ना वो साउथ इंडियन हिस्ट्री है, और मतलब सॉरी फॉर दैट आपके जो पिछले टॉपिक में हुआ था वो मौर्योत्तर काल हुआ था। ठीक है, मौर्योत्तर काल से ये संगम काल तो एकदम से लिंक कर जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। बट जो कल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो तुर्क अरब इन्वेजन है। उसमें दिक्कत क्या है, दरअसल जो शासन से शेड्यूल आया है हमें उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करने के लिए आपकी 2 क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी, एक तो गुप्ता पीरियड के लिए, एक पोस्ट गुप्ता के लिए। ठीक, वो कोशिश करूंगी मैं आपकी सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे को क्लास रखूंगी गुप्ता का और पोस्ट गुप्ता का। अभी जो हम पूरा करेंगे इसमें साउथ इंडियन हिस्ट्री पूरा करेंगे शुरू से लेके प्री मेडाइवल तक। ठीक है, जो विजयनगर वाला आता है, विजयनगर एम्पायर का जो आता है वो तो मध्यकाल में आएगा, लेकिन उससे पहले चोल साम्राज्य तक हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि देखो तो आप ना फैक्ट तो कहीं भी लिख लोगे, आपके पास जो किताबें होंगी उसमें भी मिल जाएंगे, किसी भी नोट्स में, किसी भी मैगजीन में आपको फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन एक बार ना इस वाले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा आप, क्योंकि अगर मैं फैक्ट के लिए कहूं तो 1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ करा देना पूरा साउथ इंडियन हिस्ट्री 900 साल का तो मतलब इम्पॉसिबल सी बात। लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपको बताई जानी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ठीक, कुछ मैंने नोट्स बनाया है, मैं आपका कल वो अभिलेख वाला नहीं बना पाई, मैं इनको नोट डाउन किया, तो उसको मैं बना के किसी भी दिन आपके पीडीएफ में डाल दूंगी। अब ये जो इसमें मैंने लिखा है, देखो इसमें क्या है, संगम काल। संगम काल आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? देखो इसको समझना सच में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, और बहुत बार क्या होता है कि पढ़ाते टाइम इसको स्किप कर दिया जाता है। प्री मेडाइवल में जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है, अगर आप उसको एक बार समझ लोगे तो आप किसी भी किताब से पढ़ोगे आपको आसानी रहेगी। देखो हम लोगों ने जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो प्रागैतिहासिक को पूरे भारत में पढ़ा था, लेकिन क्या है जो साउथ इंडियन के, देखो हिस्ट्री को हम कैसे जानेंगे, साक्ष्यों के आधार पे, चाहे तो अभिलेखीय साक्ष्य होंगे चाहे साहित्यिक साक्ष्य होंगे। लेकिन जो साउथ इंडियन की बात करते हैं, साउथ इंडियन मतलब बिल्कुल धुर दक्खन वाला एरिया, मतलब बिल्कुल नीचे केरल तमिलनाडु वाला एरिया, वहां के क्या है हमें साक्ष्य नहीं मिलते। फिर क्या होता है, पहली बार मतलब क्या 1000 बीसी के आसपास, 1000 बीसी के आसपास ध्यान रखिए, वहां पे एक कल्चर मिलता है जिसको मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं, मतलब महापाषाण संस्कृति। एक बार इसमें मेंस पे क्वेश्चन भी पूछा था। तो जो महापाषाण संस्कृति थी, ना तो वहां की बस्तियां मिली, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ना तो वहां बस्तियां मिली, ना वहां के कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। क्या हुआ, जो मतलब भूगर्भवेत्ता थे या जो आपका खोज कर रहे थे, उन लोगों को कब्रें मिली हैं, और उन कब्रों में बड़े बड़े पत्थरों से उनको ढक दिया गया है, जिसको बोला गया महापाषाण। महापाषाण क्या था, पत्थर के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों से उन कब्रों को ढक दिया गया। उसमें मर्द भांड मिले हैं, लोहे के साक्ष्य भी मिले हैं, लोहे की चीजें भी उसमें डाली गई, मर्द भांड भी मिले, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और एक चीज और मिली है कि जितनी भी वो कब्रें मिली हैं, याद से सुनिएगा, जितनी भी वो कब्रें मिली हैं सारी पहाड़ियों के ऊपर मिली हैं, मतलब घाटियों में नहीं मिली, पहाड़ियों के ऊपर मिली हैं। अब उसकी वजह क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन जितनी कब्रें मिली वो पहाड़ियों के ऊपर मिली, जो मेगालिथिक कल्चर की बात है। अब जब हम संगम का, जिस बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना एक बार, जब हम किसी का माइक ऑन है या कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मैम माइक ऑन है, किसी का बार बार आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ वही ना, या तो किसी का माइक ऑन है या फिर कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बार बार आवाज में ब्रेक होता है। नहीं मैम वीडियो भी ऑन है, इसकी कौन है?
अभी देखो अब इसको देखो, जो ये संगम काल था, ये क्या था, 400 बीसी से लेके 300 एडी तक। कोई कहता है कभी तक, देखो मैंने आपको बताया इतिहास में कोई कट डाउन डेट तो है नहीं भाई, मॉडर्न टाइम तक आते तो बहुत डेवलपमेंट हो गया था, डेट लिख दिया गया, डेट मंथ ईयर सब कुछ लिख दिया गया। लेकिन जब एंशिएंट काल की बात थी, मानव ही आदम अवस्था में थे, तब तो कोई वो तो थी नहीं लिखने विखने की विधि। तो वो लोग क्या करते थे, बाद में रिसर्च हुई है, तो बाद में रिसर्च में जिस अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डेट दे दिया, अलग अलग इतिहासकार ने। तो आप डेट मेरी जाइएगा, लगभग इसको 400 बीसी से 300 एडी तक मानते हैं संगम काल को। देखो 400 बीसी से लेके 300 एडी तक, सोच लो, मतलब 600-700 साल का पीरियड है। अब हुआ क्या संगम काल में, ये कहा जाता है कि जब आगे आगे जलवायु थोड़ी अच्छी हो गई और ये लोग भी थोड़े डेवलप हो गए, तो इन लोगों ने हो सकता है पहाड़ियों से उतर के नीचे नदी घाटियों में आना शुरू किया। सुनो, जो पहाड़ियों पे लोग बसे थे, जिनकी कब्रें पहाड़ियों पे थी, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है उन लोगों ने नीचे उतर के खेती वेती करना, पशुपालन करना कुछ शुरू किया होगा। फिर क्या हुआ, इस समय 400 बीसी में समय क्या आ गया, उत्तर में तो मौर्य काल आ गया। अशोक के अभिलेखों में चर्चा मिलती है, चोल चेर पांडे इन सब राज्यों की चर्चा मिलती है। तो ये कहते हैं कि उससे पहले क्या थे, उत्तर में तो व्यापार भी होना शुरू हो गया, 600 बीसी में व्यापार होना, उत्तर में कृषि होना भी शुरू हो गई। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इन लोगों ने, उत्तर के लोगों ने दक्षिण में जाना शुरू किया हो। दक्षिण में जाना शुरू किस लिए किया, वहां से सोना चांदी, ये अपनी प्राकृतिक संसाधनों को या रॉ मटेरियल को लेने के लिए। तो दक्षिण इनके लिए लाभदायक हुआ। फिर क्या हुआ, जो उत्तर का जो ब्राह्मण, इसको भी सुनो, तो देखो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग है, शूद्र काल में और जटिल व्यवस्था हो गई, लेकिन 600 बीसी में असनातनी मत आ गए और क्षत्रिय वर्ग आगे आने लगा। इसको समझना, तो ब्राह्मणों के लिए अपनी आजीविका चलाना मुश्किल होने लगा। अब ऐसे में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने इधर उधर जाना शुरू किया। ठीक है, इधर उधर जाने के चक्कर में ये कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि जो थे वो दक्षिण की तरफ गए। ठीक है, दक्षिण के लोगों को बिठा के, वहां के पढ़े लिखे लोगों को बिठा के सम्मेलन संगम करने शुरू किए। तो कहते हैं कि जो उत्तर का ये व्यापारी वर्ग गया, उत्तर का जो ब्राह्मण वर्ग गया, और दक्षिण के लोग जो पहाड़ियों से उतर के नीचे नदी घाटियों में आके रहना शुरू किया, मैदानी भागों में, तो वो एक दूसरे के संपर्क में आए। तो जो ये संगम काल है, इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो संगम साहित्य से मिलती है। अब जो संगम काल है, इसको संगम क्यों कहा गया, संगम कहने के बहुत सारे रीजन थे। एक तो ये कहा गया है कि पहली बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो कल्चर है वो एक दूसरे से मिले। जो महापाषाण संस्कृति के लोग थे वो उत्तर की आर्य संस्कृति के लोगों से मिले, और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ऋषि अगस्त्य की, जो कि उत्तर से आए थे। दूसरा ये कहा गया कि जो उत्तर का व्यापारी वर्ग और जो कृषि वाले लोग थे, जो सक्षम कृषक थे, वो लोग अपने सामान लाने के लिए दक्षिण गए, तो उन्होंने वहां जाके खेती वेती कराना शुरू किया। और तीसरी बात ये कही गई, जो ये ऋषि अगस्त्य थे, वहां के जो लोग थे उनको बिठा बिठा के इन्होंने जो भी देखो बहुत एग्जैक्ट जानकारी संगम काल की नहीं मिलती है, कुछ जानकारी ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है, कुछ संगम साहित्य से मिलती है जो तमिल भाषा में लिखा हुआ है, और कुछ अनुमान आधारित है। तो उन्होंने कहा कि 3 संगम सम्मेलन हुए, 3 संगम महासभाएं हुई, और दक्षिण के 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांडे। तो ये कहते हैं जो पांडे राज्य था, सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है। जो मेघस्नीत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो भी पांडे राज्य का चर्चा करता है। वो कहता है पांडे अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक उसी समय पे वो लोग जानकारी देते उरियूर की, उरियूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। फिर मौर्योत्तर काल में जानकारी हो जाती है, जो दक्षिण भारत के पांडे शासक है, इनके रोमन साम्राज्य से व्यापार के संबंध थे। तो मौर्य काल में भी इनकी जानकारी मिलनी शुरू होती है। और चोल, चेर, पांडे, सात्य पुत्र को जो अशोक के सीमावर्ती राज्य बताया गया, मतलब ये अशोक के सीमा में नहीं थे, अशोक के शासन में नहीं थे, अशोक के सीमावर्ती राज्य थे। तो इस तरीके से तो आपको संगम में देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन भी संगम है,
संगम साहित्य से जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम संगम काल कहेंगे। और संगम साहित्य कौन सा है? 3 सम्मेलन हुए जिनको संगम कहा गया, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। उन संगम में बहुत सारे लोग अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे और जो विद्वान होते थे वो जिसकी अच्छी रचना होती थी उसको पब्लिश करा देते थे। तो इस तरीके से संगम ग्रंथ लिखे गए। तो आप ये देखो, जो ये 3 संगम हुए, अगर इन तीनों का समय देखें तो 9,990 साल तक, वर्षों तक ये चले। 157 में पांडे राजाओं ने, ये देखना, जो ये संगम हुए हैं सम्मेलन, इनको पांडे राजाओं ने संरक्षण दिया है। पांडे राजाओं के संरक्षण में संगम सभाएं हुई और इनमें जो जानकारी मिलती है वो चेरों के बारे में मिलती है। अब इसका मैंने आपको देखो ये भेजा है, प्रथम जो संगम सभा थी वो मदुरई में हुई थी। मदुरई क्या है? पांडे की राजधानी है। और उसकी अध्यक्षता किसने की? ऋषि अगस्त्य, जिसको मैंने बोला कि जो उत्तर से ब्राह्मण संस्कृति को लेकर दक्षिण भारत में गए थे। अब आपको इसमें याद रखना है, ये जो संगम था ये सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। इसमें कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे आप बौद्ध सभाएं याद रखते हैं ऐसे ही आपको संगम सभाएं याद रखनी है। फिर क्या था? जो द्वितीय संगम था ये कपाटपुरम में हुआ, अलवई में। ये भी तमिलनाडु में, मतलब मदुरई में ही एक जगह थी। इसकी भी अध्यक्षता अगस्त्य ने की। इसमें लिखा गया तोलकापियम, जिसको तोलकापियर ने लिखा। ये एक व्याकरण ग्रंथ था। तृतीय संगम जो था वो मदुरई में हुआ, उत्तरी मदुरई में। इसकी अध्यक्षता तमिल के कवि थे नक्कीरर, उन्होंने की। इसमें काफी सारे ग्रंथ लिखे गए। दरअसल लिखे तो प्रथम संगम में भी गए थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, उनकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो तृतीय संगम था उसमें जो ग्रंथ लिखे गए उनकी जानकारी है। और जितने भी ग्रंथ मिलते हैं वो तृतीय संगम के ही मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ग्रंथ हैं, एत्तु तोक्के और पत्तु पात्तु पदिने कीलकनक्कु। इसमें क्या है? ये तीनों 3rd संगम में लिखे गए। अब देखो आगे के पेज पे मैंने संगम साहित्य लिखा हुआ है पूरा, उसमें मैं आपको बताती हूँ। अब देखो जैसे ये संगम साहित्य है, संगम साहित्य में सिर्फ आप इतनी ही रचनाओं को याद कर लेना, ठीक। जैसे तोलकापियम था, तोलकापियम का मैंने बताया द्वितीय संगम के दौरान लिखा गया। इसको किसने लिखा? तमिल कवि थे तोलकापियर, और इसको तमिल साहित्य का व्याकरण कहा गया। और द्वितीय संगम में यही एकमात्र ग्रंथ लिखा गया है। इसी तोलकापियर में ही 8 संगम साहित्य में जो देखो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। और आपका जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी चर्चा है। तो आप सोचो जो आर्य संस्कृति का लक्षण है 8 प्रकार के विवाह और पुरुषार्थ, वो इस तोलकापियर ग्रंथ में मिलते हैं। तोलकापियम में जो तोलकापियर ने लिखा है इसको व्याकरण ग्रंथ है, बहुत बार पूछा जाता है स्टेट में। तो फिर दूसरा जो ये एत्तु तोक्के, ये तृतीय संगम में लिखा गया, अभी अभी आपने देखा। इसमें 8 ग्रंथ हैं और ये 8 ग्रंथों का सार है, इससे ज्यादा आप इसको याद मत करिएगा। फिर 3rd है आपका ये जो है पत्तु पातो। इसमें क्या है? ये 10 गीत है, इसमें 10 गीत हैं और उनमें चेर राजाओं की कहानियां हैं। जो चेर राजा हैं, अलग अलग राजाओं की कहानियां हैं। ये भी तृतीय संगम में लिखा गया। अब 3rd है ये पदिने कीलकनक्कु। अब देखो इसमें क्या है, इसको नहीं पूछता है। ये 18 गीत है इसमें, मतलब 18 गीत क्या, 18 अध्याय हैं। इसी का 11वां अध्याय है कुरल। बहुत बार पूछता है कुरल को। कुरल को क्या है? तिरुवल्लुर ने लिखा। और इसमें क्या है, कुरल को तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। मतलब इसको जो है साहित्य माना जाता है क्योंकि इसमें धर्म अर्थ काम की चर्चा की गई है। इसमें राजनीति और कला का भी वर्णन है। और कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, या तो बाइबल या पंचम वेद जो है तमिल साहित्य का कुरल को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है और ये इसी का भाग है। फिर इसी का 12वां अध्याय है एलादी। एलादी में क्या है? 4 वेद जो उत्तर भारत में थे उनका चारों का सार इसमें आपको मिलेगा। फिर ये है संगम काल में महाकाव्य लिखे गए। जैसे उत्तर भारत में गुप्त काल में महाकाव्य लिखे गए, ऐसे ही संगम काल में भी महाकाव्य लिखे गए। 5 महाकाव्य लिखे गए, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध हैं वो 3 ही हैं। एक शिल्पाधिकारम जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा, इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। मणिमेखलई जिसको शीतल सितनार ने लिखा, और जीवक चिंतामणि जिसको तिरुंत देवर ने लिखा।
देखो जो ये शिल्पाधिकारम है ये महाकाव्य है। दरअसल जो चेर शासक थे शेन गुटवन, उनके भाई थे इलांगो अडिगल, उन्होंने इनको लिखा। और लिखा क्या उन्होंने कि एक नायक है कोवलन और एक उसकी पत्नी है कणगी, उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। दरअसल क्या है, कोवलन जो है पत्नी को छोड़ के एक अन्य स्त्री होती है वैश्य माधवी, उसके प्रेम में पड़ जाता है। ठीक, इसमें इसका वर्णन है कोवलन और कणगी का। जो ये मणि मेखलई है शीतल शितनार की, ये शिल्पाधिकारम का ही अगला भाग है, क्योंकि कोवलन और माधवी की पुत्री होती है मणि मेखलई, जिसकी एक व्यापारी के साथ इसमें मतलब डिस्कशन को दिखाया गया है शीतल शितनार में। और मतलब जहां से शिल्पाधिकारम खत्म होगा वहां से मणि मेखलई शुरू होगा, तो उसी का अधूरा भाग इसमें आगे है। अब जो ये जीवक चिंतामणि है ये जैन लेखक ने लिखा है, और इसमें भी 8 प्रकार के मतलब इसमें एक नायक का चित्रण है, वो क्या बताता है कि 8 प्रकार के विवाह करता है, 8 विवाह करने के बाद संन्यास ले लेता है। मतलब इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, इसको धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। इतने ही संगम ग्रंथ आपको याद रखने हैं। अब देखो जो संगम राज्य हैं, 3 राज्य, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पहले मुझे ये बताइए, इतना समझ आया आपको कि संगम काल कैसे हुआ, संगम काल क्यों हुआ? पाषाण काल के महापाषाण के बाद जितने भी साक्ष्य मिले वो संगम मिले, ठीक है। और देखो जानकारी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, संगम युग में वो इन तीनों राज्यों की आपसे स्थिति पूछेगा, इनकी राजधानी पूछेगा, इनके एक एक दो दो इंपॉर्टेंट वो हैं शासक, उनके बारे में पूछेगा। इससे ज्यादा जो संगम काल है, संगम साहित्य जो लिखा गया वो तमिल में लिखा गया। देखो विशेषताएं आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो उत्तर भारत में है, लेकिन इसमें एक फर्क बस ये मिलेगा, वो तमिल साहित्य में पूछ लेगा इस शब्द का मतलब क्या है। ज्यादातर वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। पहला संगम सभाओं से क्वेश्चन आएगा, देखो जो 2-3 क्वेश्चन इसमें संगम में बनते हैं। दूसरा संगम साहित्य, तीसरा जो ये राज्य हैं इनकी स्थिति और इनके एक एक दो दो इंपॉर्टेंट राज्य शासक हैं, बस वो, इससे ज्यादा इनसे नहीं आता। और आएंगे तो वो आपसे स्थानीय शब्दावली पूछेंगे कि देखो राजस्व भी इसी तरह लिया जाएगा, राजा भी इसी तरह होगा, राजतंत्रात्मक पद्धति भी इसी तरह होगी, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति को ही भेजा गया है वहां पे, उसी का प्रचार हुआ है जो उत्तर भारत में थी, जो आपने मौर्य में, उत्तर वैदिक में, पूर्व वैदिक में पढ़ा है वही है, बस उसको आपको उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ना है। देखो आप इस मैप को देखो, जो ये केरल वाला एरिया है ये चेर है, चेर के अंतर्गत केरल ना आके थोड़ा सा तमिलनाडु भी आएगा इधर से ऊपर से। फिर दूसरा इसके आपका ये इसकी राजधानी मुजरिश मिलेगी, वंजी भी मिलेगी, मुजरिश बंदरगाह है। फिर इधर ये चोल पड़ेगा पूर्व में, और इसमें देखो चोलों की राजधानी पहले उरियूर थी, फिर बाद में कावेरीपट्टनम बन जाती है। इधर ये मदुरई है, मदुरई की राजधानी ये देखो पांडे है, पांडे की राजधानी मदुरई पड़ेगी। और आप ये देखो पहले इसमें चोल के बारे में आपको बस इतना जानना है, चोल काल में वो प्रथम शासक भी नहीं पूछता, इसमें मैंने लिखा नहीं, देखो एक चोल काल का वो शासक पूछता है एलारा। एलारा क्या है, कार्यकाल से पहले होता है, वो सबसे पहले श्रीलंका के ऊपर विजय करता है और 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन करता है, पहला शासक जिसने श्रीलंका पर विजय की। दूसरा पूछता है कार्यकाल। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। अगर आपको मतलब संगम काल के चोल पढ़ना है तो उसमें आप एक ही को पढ़ लीजिए, कार्यकाल को। तो कार्यकाल का क्या था, सबसे प्रतापी शासक जो था वो कार्यकाल ही था। और कार्यकाल ने क्या, अपने समय में पांडे को, चेर को, इन सबको पराजित किया। और कार्यकाल क्या, ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था, मतलब ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और इस धर्म को इसने राजकीय संरक्षण दिया। अब देखो कार्यकाल के समय 2 युद्ध आपको याद रखने हैं, एक तो ये वेणनी का युद्ध, इसमें पांडे और चेर दोनों को ये पराजित कर देता है। दूसरा ये आपको वाहिप्य दलई का युद्ध, इसमें ये 9 राज्यों को पराजित करता है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा।
बस ये देखिएगा जो शिल्पाधिकारम है उसमें कहा गया है कि कारिकाल ने हिमालय तक की भारत विजय की थी और कारिकाल ने श्रीलंका विजय भी की थी, लेकिन सबसे पहले श्रीलंका विजय एलारा ने की थी, उसको आप नोट कर लेना। फिर कारिकाल ने क्या किया, ये जो है ना कावेरी पट्टनम, इसका पहले नाम पुहार था, तो पुहार की स्थापना की जिसकी पहचान बाद में कावेरी पट्टनम से हुई। तो इन्होंने पुहार को स्थापना की और अपनी राजधानी को उरियूर से तट के किनारे, बिल्कुल तट के किनारे पुहार में स्थापित कर दिया, कावेरी पट्टनम में। तो ये पूछा जाता है कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, कावेरी पट्टनम को राजधानी किसने बताया, इतना ही इसमें पूछेगा। कारिकाल क्या था, कारिपाल को मतलब उत्तर भारत की तरह सामवेद के 7 स्वरों का इसको ज्ञान था, इससे ज्यादा कारिकाल के बारे में भी नहीं पूछेगा वो। एक बार एक स्टेट पीछे में पूछ लिया था, वो भी ये शेण गणान जो लिखा है। शेण गणान क्या था, ये दिया गया था कि इसने पूरे देश में शैव मंदिर बनाए, ये नहीं पूछा गया था। एक किताब में ये दिया हुआ है कि ये पूर्व जन्म में मकड़ा था, ये पूछ लिया गया था कि कौन सा शासक पूर्व जन्म में मकड़ा था, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। फिर जो ये शेण गणान था ये अंतिम शासक था। इसके बाद क्या किया, चोलों का पतन होने लगा। और देखो जो ये चोल है ना, इनकी लोकेशन देखो, इनके राज्य को थोड़ा सा चेरों ने अपने में मिला लिया, थोड़ा सा पांडे ने मिला लिया, और ऊपर के राज्य को जब पल्लव वंश आएगा तो उन्होंने अपने में मिला लिया। तो फिर चोलों का कोई अधिपत्य नहीं बचेगा, चोल आके जाके आएंगे 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में जाके फिर चोल आएंगे। तो अब आगे आप पांडे को और चेर को देख लो, फिर हम मतलब बाद वाला जो दक्षिण भारत है उसको कर लेते हैं। अब देखो पांडे राज्य में आपको क्या याद रखना है, बस पांडे राज्य में ये याद रखना है कि शुरुआत में इनकी राजधानी कोरकई थी, इसको कभी नहीं पूछता, मदुरई को पूछता है। दूसरा क्या था, इनका जो राज्य चिन्ह था वो मछली था। पांडे राज्य का सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो मेगस्थनीज ने कहा था, और मेगस्थनीज कहता है कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का जो शासन है हो सकता है कि स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता है। तो मतलब क्या है, पांडे राज्य में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो पांडे में जो प्रथम शासक मिलता है वो नेडियोन मिलता है, और इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी, मतलब इन्होंने जल सेना बनाई और इन्होंने अपने जो उत्थान के लिए, मतलब अपनी प्रगति के लिए जिसको महत्व दिया वो समुद्र को दिया है, तो इसने समुद्र पूजा शुरू कराई। दूसरा इंपॉर्टेंट जो था वो नेडुजेलियन था। नेडुजेलियन जो था पांडे का सबसे प्रतापी शासक था, जैसे उधर कारिकाल था इधर नेडुजेलियन था, इसकी कारिकाल से तुलना की जाती है। अब इसने इसके समय की युद्ध हुआ था तलैया लंगानम का युद्ध, इसमें इसने चोल, चेर और 5 अन्य शासक थे उन सबको पराजित कर दिया था, और तलैया लंगानम की इसने उपाधि ली थी। ठीक है, इसी ने शिल्पाधिकारम का जो लेखक था, नायक जो था शिल्पाधिकारम का, कोवलन, जब उसको ये पता लगा कि कोवलन ने जो है अपनी पत्नी को छोड़ के माधवी से विवाह कर लिया है, और कोवलन ने जो है एक पाजेब का कुछ किस्सा था, वो आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, कि वो चोरी कर लिया है, तो उसके दंड में इसने कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन फिर बाद में कणगी जो है इसको नेडुजेलियन को जाके बताती है कि आपने मेरे पति को गलत ही मृत्यु दंड दे दिया, और वो दूसरी पाजेब दिखाती है कि वो पाजेब मेरे पास है। तो ये क्या होता है, इसी मतलब आत्मग्लानि में ये मृत्यु कर लेता है अपनी। फिर इसमें आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर आप देखिए चेर राज्य को, चेर राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, केरल का और तमिलनाडु का। इनकी पहली राजधानी जो थी वो वंजी थी, दूसरी राजधानी तोंडे थी, और इसका जो इंपॉर्टेंट है प्रथम शासक है उडियन जेराल। उडियन जेराल के बारे में ये कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र में जितने योद्धा थे इसने सभी को भोजन कराया था। अब ये नहीं पता ये कुरुक्षेत्र गया था कि वो यहाँ आए थे, लेकिन ऐसा शेर संगम ग्रंथों में मिलता है कि इसने महाभारत के योद्धाओं को जो है कुरुक्षेत्र में जो योद्धा थे उनको भोजन कराया था। दूसरा है आपका नेडुन जेरल अदन, इसका इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसमें यह कहा जाता है कि इसने हिमालय तक अपनी सीमा बना ली थी, और जो मालाबार तट पे यवन व्यापारी थे उनको भी इसने बंदी बना लिया था। मतलब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, मतलब जिसने अपने साम्राज्य को फैलाया। अब फिर लास्ट में है शेन गुटवन। शेन गुटवन को एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसको लाल चेर या भला चेर कहा गया, मतलब सबसे प्रतापी शासक था।
और भला चेर लाल चेर कह गया, इसने लोक कल्याण के भी बहुत सारे कार्य किए। इसमें ये पूछा जाता है जैसे नेडियोन ने समुद्र पूजा शुरू कराई, इसने पत्नी पूजा शुरू कराई, मतलब स्त्रियों को महत्व देने के लिए इसने पत्नी पूजा शुरू कराई। फिर दूसरा क्या था, इसके समय एक बलिपुरम का युद्ध हुआ था जिसमें इसने 9 शासकों को पराजित किया था। अब इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखना है बस जो चोल चेर पांडे थे इनके पास नौसेना बड़ी शक्तिशाली थी और मतलब नौसेना ही इनका जो था व्यापार का या प्रगति का जो थी कारण थी। अब हम संगम युगीन थोड़ा सा प्रशासन और वो देख लेते हैं जो 1-2 बातें पूछी जाती हैं, अदरवाइज इससे क्या है शब्दावली पूछी जाती है। इतने राजाओं और इतनी जानकारी से ज्यादा वो नहीं पूछेंगे। अब देखो जो संगम युग था, अब देखना बिल्कुल आपको उत्तर की तरह से ही मिलेगा। देखो संगम काल में कुल इकाई है, वहां पे भी कुल थी, यहाँ पे क्या लिख दिया, कुल संघ लिख दिया उसको। जो राजा होता है वो राजतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक का तानाशाह है और वंशानुगत शासन पद्धति है, राजा का बेटा ही राजा बनता जा रहा है। फिर क्या है, राजा को मन्नम वेंदन, देखो इस तरह की शब्दावली पूछता है, ये उपाधियां दी गई। राजा के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो था युवराज। अब देखो केंद्र स्तर पे क्या होता था, राजा होता था और राजा के साथ 5 परिषद होती थी। 5 परिषद मतलब 5 समितियां या 5 कैबिनेट मंत्री होते थे। तो 5 परिषद को आप इस तरह से देख लेंगे जिसमें मंत्री मिलेंगे, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, पुरोहित मिलेगा, सेना नायक मिलेंगे, राजदूत मिलेंगे, गुप्तचर मिलेंगे। इनके संगम साहित्य में जो नाम होंगे वो आप याद कर लेना। फिर दूसरा क्या था, जब जो राज्य था उसको इन्होंने बोला गया मंडलम, और फिर उसके नीचे आया प्रांत, प्रांतों में बांटा तो उसको बोला इन्होंने नाडु। फिर नीचे आए उर को बोला इन्होंने नगर, और मतलब जो बड़े नगर होते थे उनको उर कहते थे। फिर नगर के नीचे 2 तरह के गांव होते थे, एक बड़ा गांव एक छोटा गांव। बड़े गांव को ये मतलब आप ये देखो कि जो बड़े गांव होते थे उनको ये पेरूर कहते थे और जो छोटे गांव होते थे उनको शिरूर कहते थे और जो प्राचीन गांव थे उनको मुद्रूर कहते थे। मतलब ये आपसे स्थानीय शब्दावली पूछेगा। फिर इसमें आप ये देखोगे तो राजा ही सर्वोच्च है, सब जगह जो न्याय व्यवस्था सब कुछ है वो राजा की है, और राजा की न्यायपालिका जो है उसको इन्होंने मनरम शब्द होता था, राजा की न्यायपालिका के लिए मनरम शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें आप ये देखेंगे जो राजस्व का स्रोत है वो भूमिकर है, कृषि अर्थव्यवस्था कृषि करने लगी, भूमिकर है, भूमिकर को इन्होंने कुड में बोला, राजस्व को कुड में बोला, और जो कर वसूलने वाला अधिकारी है उसके लिए वारियार शब्द का प्रयोग किया, और राजस्व कितना लेते थे 1/6। फिर सैन्य व्यवस्था देखोगे तो इनकी जो सेना है वो चतुरंगनी सेना है, उसमें पैदल भी है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं। और आपको ये ध्यान रखना है इनकी जल सेना ज्यादा मजबूत है। फिर क्या है, जो युद्ध में जो लोग शहीद होते थे, मतलब आप ये देखना जो संगम काल के ये राजा हैं ये शांत प्रिय न होकर युद्धक है, मतलब इनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति है और ये युद्ध करते हैं बहुत ज्यादा, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। देखो अलग अलग राजाओं के आपने अलग अलग युद्ध देखे। फिर क्या है, इन्होंने क्या किया कि जैसे जो युद्ध पे शहीद हो जाते थे, शहीदों को उपाधि दी जाती थी अनाड़ी, बहुत बार पूछी जाती है स्टेट में तो इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, अनाड़ी उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अनाड़ी की उपाधि दी जाती। दूसरा ये कहते हैं कि जो लोग शहीद हो जाते थे, मतलब युद्ध शहीद नहीं, जो सेनापति होता था उसको अनाड़ी कहते थे, और जो लोग शहीद हो जाते थे उसको वीरगल कहते थे। वीरगल मतलब वीर गति को जो प्राप्त हो गया उसको वीरगल कहेंगे, और सेनापति को उपाधि देते थे अनाड़ी की, और जो शहीद हो गया उसको वीरगल कहते थे। और जब वो व्यक्ति शहीद हो जाता था तो उसके जगह पे एक स्तंभ बनाया जाता था, उस स्तंभ को बोलते थे वीरक्कल। जो शहीदों की मूर्तियां बनाई गई या स्तंभ बनाए गए उनको बोला इन्होंने वीरक्कल। फिर दूसरा क्या है, चोल और पांडे के शासन काल में मतलब सैनिक पदों पे किसानों को भी लिया गया, ठीक है, और महिलाओं को भी राजा की सुरक्षा में तैनात किया जाता था। उधर आप आर्थिक इनके जीवन को देखोगे तो मुख्य जो है इनका कृषि और व्यापार दोनों है। व्यापार भी उन्नत अवस्था में, मौर्योत्तर काल में इनका जाके व्यापार तो रोमन साम्राज्य तक हो जाता है।
और कृषि भी उन्नत अवस्था में, क्योंकि देखो बहुत सारे कर मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब इतने कर मिलने का मतलब है कि कर तभी दिए जाएंगे जब इतना अधिशेष उत्पादन होता होगा। फिर उद्योग में देखोगे तो उद्योग में जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वस्त्र उद्योग। उरियूर जो है सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात था। और पांडे राज्य में भी जो आपका मदुरई है वो भी मतलब व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। और चोल राज्य ने तो व्यापार के कारण ही उरियूर को छोड़ के कावेरीपट्टनम को राजधानी बनाया था, जो कि एक पत्तन नगर था, मतलब पोर्ट एरिया था। अब आप ये देखोगे सामाजिक जीवन में देखो तो सामाजिक जीवन बिल्कुल उत्तर भारत की तरह से है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तर के समान वर्ण व्यवस्था नहीं है ऐसा कहिएगा, लेकिन वर्ग विभाजन है। वर्ग विभाजन में जैसे उत्तर में 4 वर्ग होते थे, ऐसे ही दक्षिण में भी 4 वर्ग हैं। देखो आपसे वो बस इनको मिलाने को कहेगा, ये कौन सा वर्ग है। देखो जैसे मैंने ये लिखा है ना शुड्डम, शुड्डम के जो व्यक्ति होते थे जो ब्राह्मण वर्ग का पठन पाठन का काम करते थे, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते थे उनको शुड्डम कहते थे। दूसरा वर्ग था मतलब, लेकिन अंतर क्या था, थे इसमें ब्राह्मण, लेकिन उत्तर के ब्राह्मण शाकाहारी थे, दक्षिण के ब्राह्मण मांसाहारी थे। मांसाहारी भी थे, ताड़ी एक उधर पेय पदार्थ होता है उसको भी पीते थे, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण जाके ब्राह्मण गए थे उनको ये लोग वेद भार कहते थे। दूसरा था अरसर वर्ग। अरसर वर्ग उत्तर में क्या था, दूसरा वर्ग क्षत्रिय। ये लोग भी वही थे, जो योद्धा वर्ग था वो अरसर वर्ग था। इस वर्ग में क्या था, ये जो जनजाति थी ये क्या काम करती थी, पशु चोरी करती थी, लूटपाट करती थी, युद्ध करती थी, ठीक है, ये अरसर वर्ग था। तीसरा था वेनिगर वर्ग। वेनिगर मतलब व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग, ठीक है। चौथा था वेल्लाल वर्ग। आपको ये देखना है अगर ब्राह्मणों के बाद ज्यादा संख्या थी तो वो वेल्लाल की थी, ये देखना। चौथा जो था वो वेल्लाल वर्ग था, और अगर ब्राह्मणों के बाद ज्यादा संख्या थी तो वो वेल्लाल की थी। और वेल्लाल में भी 2 तरह के होते थे। वेल्लाल जो होते थे वो धनी किसान होते थे, ठीक है, और इनके पास अपनी भूमि होती थी। और जो कडेशियर होते थे, कडेशियर शब्द भी पूछता है, कडेशियर से अभिप्राय क्या है, तो कडेशियर वो लोग होते थे जो दूसरे की भूमि पे मजदूरी करते थे, जो कृषक मजदूर होते थे, ठीक है। और इन सब चीज को देखना है आपको, लगभग लगभग जो विशेषताएं मिलेंगी वो उत्तर भारत के जैसी मिलेगी। खेती भी होती थी आपको, मतलब दास भी मिलेंगे, गुप्तचर भी मिलेंगे, तो ये सब चीजें। विवाह के भी आपको देखो 8 प्रकार मिले हैं, कि जैसे उत्तर भारत में 8 प्रकार के विवाह होते थे, दक्षिण भारत में भी होते थे। तो इससे ज्यादा आपको इसमें से कोई याद रखना। अगर धर्म की मैं बात कहूं तो देखो ये सही है कि उत्तर भारत के लोगों ने जाके ब्राह्मण संस्कृति का प्रचार किया। बहुत सारे लोग जो है सनातनी संस्कृति के प्रभाव में भी आए, लेकिन जो स्थानीय लोग थे दक्षिण भारत के, वहां के एक स्थानीय देवता थे मरुगन, जिसका प्रतीक होता था मुर्गा। उसको ये सुब्रमण्यम भी कहते थे, सुब्रमण्यम स्वामी, और उसकी पूजा करते थे, ठीक है। जो दक्षिण भारत के लोग थे जो पहाड़ों पे रहते थे, जो पहाड़ियों के ऊपर रहते थे, वो पर्वत देव के रूप में मरुगन की पूजा करते थे, ठीक है। और जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे से हो गए थे, ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव में आ गए थे, वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ठीक है। इससे ज्यादा अब याद मत करो। इससे ज्यादा याद करने के लिए अगले वाले उसमें चलते हैं। देखो एक पिक्चर मैं आपको भेजती हूँ। इतना ये संगम काल का समाचार गया आपको। यस मैम। देखो एक बात संगम काल की इससे ज्यादा आपको किसी भी नोट्स में मिले वो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना, उससे क्लियर होगा। और संगम काल में इसमें मतलब इस वाले क्वेश्चन से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये देखो विधायक काका बॉडीगार्ड बोल देते हैं माइक, और फिर ये भी नहीं पता लगता कि कौन बोलेगा और कौन नहीं। एक मिनट रुको, ये तो पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है। एक सेकंड बस। दरअसल जो वो फोटो है वो, हाँ जी बताइए मैम। जो ये टेस्ट दिए जा रहे हैं तो मैम जो क्या नाम, जिन बच्चों को 2022 में देना है टाइम, वो भी बच्चे टेस्ट देंगे? दे देना चाहिए। टेस्ट देने में क्या, टेस्ट देने से तो आपका पढ़े लिखे का रिवीजन हो जाता है।
ओके मैम। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें देखना आपको कितना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो भी नहीं आ रही है अभी। देखो चलो इसी में देख लो, देखो लगेगा कुछ। क्या हो गया मैम? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा अभी देखो इस वाली पिक्चर को देखो, थोड़ा सा समझो इसमें। देखो मतलब लाइट है, ये ग्रीन कलर के पेन से लिखा है, तो ग्रीन कलर का पेन मुझे लगता है इस फोटो में आ नहीं रहा। मैम जूम करने पे शो हो रहा है। क्लियर है मैम, क्लियर है। देखो सर जैसे आपको थोड़ी सी पिक्चर शो होगी। देखो जब उत्तर भारत में ना गुप्तों का पतन हो गया, तो जैसे देखो मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था, एक बार क्लास में भी बताया था, जिन लोगों ने देखा होगा, इतनी सारी इकाइयां आ गई थी, कुछ दक्षिण भारत की, कुछ मतलब कुछ तो देसी कुछ विदेशी। इसी तरह से देखो जब गुप्तों का पतन हुआ, तो गुप्तों के पतन के बाद कितनी सारी इकाइयां आई है। आज हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे लेकिन केवल, तो इसलिए दक्षिण भारत को फोकस करना। देखो नीचे जहां पे महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहां पे वाकाटक वंश है, लिखा है ना वाकाटक वंश। यस मैडम। यस मैम। ठीक है, जो उत्तर भारत की इकाइयां हैं उनको हम मतलब गुप्तोत्तर काल में डिस्कस करेंगे, जो गुप्त और गुप्त के बाद। फिर नीचे देखो वाकाटक के नीचे है चालुक्य वंश, लिखा है वातापी के चालुक्य, और यस मैडम। यस मैम। चालुक्य लिखा है वेगी के चालुक्य। ठीक है, और नीचे लिखा है पल्लव वंश कांची। ठीक, और पल्लव से नीचे भी एक कॉलम अगर तुम बना लो तो यहाँ पे मिलेगा आपको पांडे वंश। पांडे राज्य मिलता है अभी भी, मतलब आप ये देखो कि 7वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है। अब देखो वाकाटक से जो ऊपर वाला एरिया है वो हम गुप्तोत्तर में करेंगे, लेकिन ये जो नीचे के 4 राजवंश हैं इनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। देखो ये वातापी के जो चालुक्य थे, इनको वातापी के चालुक्य भी कहते हैं, इन्हीं को बादामी के चालुक्य भी कहते हैं। ये 6वीं से 8वीं शताब्दी तक रहे, मतलब 6 से 8वीं शताब्दी तक वातापी के चालुक्य रहे। फिर क्या हुआ, इन्हीं के सामंत थे राष्ट्रकूट। इन्हीं के सामंत कुछ लोग थे, उसको बोलेंगे राष्ट्रकूट वंश। उन्होंने क्या किया, इनको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी, इसी वाली लोकेशन पे 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। समझना, पहले वातापी के बादामी के चालुक्य शासन करेंगे, उनके कुछ राजा आएंगे, फिर इसी वाले पे राष्ट्रकूट आएंगे, इसी वाली लोकेशन पे, जो ये आपका कर्नाटक वाला एरिया है, इसी में आपका देखो राष्ट्रकूट आएंगे 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। फिर क्या होगा, राष्ट्रकूटों का पतन आएगा, फिर इन्हीं चालुक्यों के वंशज, चालुक्यों के वंशज जो हैं वो फिर से आएंगे 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। 12वीं के बाद सल्तनत काल आ जाता है, और जो सल्तनत कालीन शक्तियां होती है वो इस पे आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। तो देखो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक जो आएगी वो चालुक्य आएंगे। ये लोग अपनी राजधानी बनाएंगे कल्याणी को बनाएंगे, तो इसलिए इनको बोलेंगे कल्याणी के चालुक्य। जो सबसे शुरू में आए वो वातापी या बादामी के चालुक्य, ये राष्ट्रकूट आएंगे, फिर आएंगे कल्याणी के चालुक्य। अब ये देखना, ये आपने पढ़ा 6वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक। अब आप मुझे ये बताओ, क्या 6वीं से 12वीं शताब्दी तक एक ही लोग शासन करते रहेंगे? तो ये कभी तो ऊपर वालों से लड़ेंगे, कभी बगल वालों से लड़ेंगे, कभी नीचे वालों से लड़ेंगे। अब देखो हुआ क्या, ये जो पल्लव राजवंश था ये ऊपर तक था, नीचे मदुरई वाला था, वो इसमें बना नहीं है, नीचे पांडे का था, और ये पल्लव ऊपर था। ऊपर क्या, जैसे आंध्र प्रदेश वाला और ये तमिलनाडु वाले एरिया में। और जो आंध्र प्रदेश में सातवाहन भी थे, तो सातवाहनों को हटा के पल्लव आए थे। ठीक है, तो पल्लवों ने अपना विस्तार किया, और जहां पे ये वेगी के चालुक्य है ना, यहाँ पे भी पल्लव थे। फिर क्या होता है, चालुक्य जो ये वातापी के चालुक्य हैं, इनका एक प्रतापी शासक पल्लवों के ऊपर आक्रमण करता है, और पल्लवों के ऊपर आक्रमण करके इनसे उत्तरी पल्लव वंश का जो ये एरिया है, पल्लवों का जो उत्तरी क्षेत्र है, उसको छीन लेता है, और छीन के अपने भाई को दे देता है। ठीक है, अपने भाई को राजा बना देता है, और जैसे ही उस शासक की मृत्यु होगी, अभी आप देखिएगा, तो ये जो वेगी का विष्णुवर्धन है, ये वेगी के नाम से अपनी राजधानी बना के स्वतंत्र राज्य हो जाता है।
और स्वतंत्र राज्य कैसे 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये स्वतंत्र राज्य के रूप में रहता है। और देखो वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य और इधर ये वेगी के चालुक्य। तो चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। अब ये जो पल्लव वंश है, ठीक है, अब इन चालुक्यों का पल्लवों से भी लड़ाई होगी, इन चालुक्यों की राष्ट्रकूटों से भी होगी। देखो चालुक्यों की चालुक्य से तो नहीं होगी। फिर क्या होगा कि जब ये पल्लव वंश का विनाश हो जाएगा, पल्लव वंश हटेगा, तो यहीं पे नीचे उदय होगा चोल वंश, जिसमें राजेंद्र चोल को आप देखोगे, राजेंद्र प्रथम को देखोगे, राजाधिराज को देखोगे। तो वो जो चोल वंश आएगा वो पल्लवों को हटा के आएगा। अब इस वाले पिक्चर में जिसको जो समझना है वो मुझे बता दो। पहले वातापी के चालुक्य आए, फिर आपका इन्होंने ही देखो 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इन्होंने ही पल्लवों का उत्तरी क्षेत्र छीन लिया और इन्होंने अपने भाई को यहाँ का गवर्नर बना दिया और उस भाई ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। और फिर नीचे जो ये पल्लव थे, इनका चालुक्यों से भी संघर्ष होगा, क्योंकि ये तुंगभद्रा जो दोआब जो है, इसको लेके मध्य काल में भी विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष होता है, विजयनगर बहमनी के बीच। और अभी भी चालुक्य दक्षिण की ओर जाने का प्रयास करेंगे, पल्लव उत्तर की ओर जाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही इनकी लड़ाई चलती रहेगी। और जो ये वेगी के चालुक्य हैं, जब इधर चालुक्य रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इधर राष्ट्रकूट आ जाएंगे तो वो इनके ऊपर भी आक्रमण करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग वंश से हो गए ना। तो राष्ट्रकूट जो होंगे वो चालुक्यों पे आक्रमण करेंगे, लेकिन जो वातापी के चालुक्य हैं और जो कल्याणी के चालुक्य हैं वो वेगी के चालुक्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उन्हीं के भाई हैं। लेकिन राष्ट्रकूट जब आएंगे तब ये चालुक्य वे जो है अपने आप को बचाने के लिए कभी चोलों के पास जाएंगे, क्योंकि तब तक नीचे चोल आ जाएंगे, तो तब ये चोलों के पास जाएंगे। और फिर चोल भी क्या है, कभी इनके साथ कभी इनके साथ, जो ये सत्ता समीकरण को बनाने बिगाड़ने का काम करेगा ये वेगी करेगा। क्योंकि देखो चोल क्या है, वेगी तो राष्ट्रकूटों से अपने आप को बचाने के लिए चोलों से मिलेगा, विवाह करने शुरू कर देगा, संधि समझौते करना शुरू कर देगा। और चोल क्या थे, चोल तो इतने महत्वाकांक्षी थे, उनको तो संपूर्ण भारत पे अधिकार करना था। तो वो लोग क्या है, इधर तो चालुक्य बहुत मजबूत रहते हैं, उनको जाने नहीं देते, ऊपर पुलकेशिन द्वितीय रहता है। और इधर के लोग क्या करते हैं, वे लोग फिर वेगी के रास्ते से उत्तर में जाते हैं और राजेंद्र प्रथम जाके बंगाल पे विजय करता है, जिसमें कहते हैं राजेंद्र प्रथम के घोड़ों ने बंगाल में गंगा नदी में पानी पिया था और बंगाल की झील को, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना दिया था। सुनते हो ना आप लोग ऐसा इतिहास में? तो आप बताओ ये वाला सिनेरियो आपको समझ आया कि नहीं? यस मैम। क्लियर हो गया? Yes, अब एक मतलब एक इकाई के बारे में मैं बात करूंगी तो हो जाएगा। देखो गुप्त काल में 3 है। उत्तर में जो इंपॉर्टेंट है वो हर्ष के नेतृत्व में, ये आपका कन्नौज का मोखरी वंश है, थानेश्वर का वर्धन वंश है, यहाँ पे हर्ष एरिया कर लेगा। और दक्कन भारत में ये देखो चालुक्य हैं जो इंपॉर्टेंट शक्ति हैं गुप्तोत्तर काल में। और तीसरा कौन है नीचे, पल्लव है। ठीक है, तो उत्तर में वर्धन वंश, बीच में चालुक्य वंश और दक्षिण में पल्लव वंश। ठीक, अब ये पल्लव और चालुक्यों की सीमा टकराती रहेगी और इसी को लेके इनके आपस में लड़ाई होती रहेगी, पल्लव और चालुक्यों की। तो आप ये देखिएगा चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, पहले वातापी के चालुक्यों ने एक राजा बनाया, फिर क्या किया पुलकेशिन द्वितीय ने अहोल अभिलेख में आपको मिलेगा कि उसने पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया और पल्लवों का उत्तरी क्षेत्र जीत के अपने भाई विष्णुवर्धन को वेगी से शासन करने की अनुमति दे दी। और जैसे ही पुलकेशिन की मृत्यु हुई, वेगी ने मतलब विष्णुवर्धन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और ये जो अपना परिवार का वंश था, ये 7वीं से 12वीं सदी तक अपने आप को सेपरेट बनाए रखा। ठीक है, वातापी की जो चालुक्य शाखा है वो 8वीं शताब्दी में उसके ऊपर राष्ट्रकूट अधिकार कर लेंगे। हालांकि ये राष्ट्रकूट इन्हीं चालुक्यों के सामंत थे। इसके बाद में क्या होगा, वेगी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रकूटों का पल्लवों से लड़ाई होती रहेगी। पल्लव क्या उस टाइम यहाँ पे चोल आ जाएंगे, तो वेगी को लेके चालुक्य इनकी राष्ट्रकूटों की जो है चोलों से लड़ाई होगी। और मतलब ये जो वेगी के चालुक्य हैं ये इनसे समझौता करेंगे और चोलों को जो है उत्तर भारत में जाने के लिए एक गलियारा मिल जाएगा।
बारे में जो इम्पोर्टेंट राजा है उनके बारे में यहाँ पर। ठीक वाला सिनेरियो आपको समझाना ज्यादा जरूरी था कि ये लोग आए कैसे, नहीं तो यही नहीं पता लगता कि चालुक्य वंश का शासक है कौन सा है या कहाँ पे किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। इतने क्लियर हो गया, आगे में चलूं? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये वातापी के चालुक्य हैं। अगर आप ये देखोगे कि इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, कहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख। आपने भी देखा होगा कि जो ये पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख है बहुत बार चर्चा मिलती है, सुनने में आता है, लेकिन हमें यही नहीं पता लगता ये अभिलेख किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया। देखो जो वातापी के चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय, उसी ने इस अभिलेख को खुदवाया था। ये भी एक प्रशस्ति के रूप में है। उसके एक दरबारी कवि थे, जैसे समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिशेन, ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे रवि कीर्ति, जैन कवि थे रवि कीर्ति। उन्होंने क्या है पद के रूप में, मतलब काव्य कला के रूप में इसको लिखा। अब ये क्या है, पुलकेशिन द्वितीय की जीवनी बताता है, इसके साथ साथ ये बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय इतना प्रतापी था कि उसने कदंबों को जीत लिया था। फिर क्या था, उसने जो कर्नाटक में गंग एक वंश था उसको भी जीत लिया था। फिर वो बताता है कि नर्मदा के किनारे पर जब उत्तर भारत से हर्ष ने दक्षिण भारत में आने की कोशिश की, अगर हर्ष को किसी ने हराया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हालांकि हर्ष के स्रोतों में इस पराजय का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के हर्ष को भय में बदल दिया था, मतलब हर्ष के हर्ष को भय में बदल दिया था, मतलब उसको पराजित कर दिया था। फिर इसी में ये पता चलता है जब पुलकेशिन द्वितीय ने सबको हरा दिया तो इसका स्वाभिमान इतना हो रहा था, इसने पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया और कृष्णा गोदावरी के जो बीच का एरिया था, उत्तरी पल्लव का एरिया, उसको पल्लवों से छीन लिया, अपने भाई को दे दिया। ठीक है, और वो यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। ठीक, फिर क्या हुआ, हालांकि पल्लव जो है बाद में जाके पुलकेशिन द्वितीय से उसको छीन लेंगे और मतलब पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर देंगे, मार देंगे, और उसके बाद उपाधि धारण करेंगे वातापी कोंडा। वातापी कोंडा मतलब वातापी के राजा को हमने मार दिया। ठीक है, इस सब का आपको इसमें चर्चा मिलेगी अहोल अभिलेख में। तो अहोल अभिलेख में आपको पल्लवों की भी जानकारी मिलेगी, अहोल अभिलेख में आपको चालुक्यों की भी जानकारी मिलेगी। फिर दूसरा क्या है, वातापी के जो शिलालेख लिखे गए उनकी जानकारी मिलेगी। और इसी तरह से इनके समय में ह्वेनसांग भी दक्षिण भारत आया था, पल्लवों के समय आया था कांची में घूमने, तो उसके अभिलेखों से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक ईरानी लेखक था तवारी, उसने भी यात्रा की थी, तो उससे जानकारी मिल जाएगी। अब देखो सबसे पहले पूछते हैं कि चालुक्य कौन थे। तो चालुक्य की ये तो नहीं पता चालुक्य कौन थे, लेकिन अपने अभिलेखों में चालुक्यों ने स्वयं को ब्रह्मा का वंशज बताया, ब्रह्मा का वंशज। और ये कहा जाता है कि मतलब जो सातवाहन थे उन्हीं के ये कोई रिलेटिव थे, और इन्होंने भी अपने आप को हरितपुत्र कहा और सातवाहनों ने भी अपने आप को हरितपुत्र कहा। जबकि ह्वेनसांग जो है वो पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहता है, क्योंकि उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। लेकिन एक कहावत है इनके बारे में कि इनका लालन पोषण सप्त माताओं ने किया। सप्त माताओं मतलब सातवाहन कुल की माताओं ने किया, इसलिए यहां मान लिया जाता है कि ये सातवाहनों से ही किसी तरह से रिलेटेड थे। तो आपको इसमें बस ये देखना है, जो पुलकेशिन प्रथम है उसने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और वातापी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और जो पुलकेशिन प्रथम था वो बहुत पढ़ा लिखा था, इसने अश्वमेध यज्ञ कराए, वाजपेयी यज्ञ कराए। मतलब इसको कहते हैं कि इतना समझदार ये व्यक्ति था कि महाकूट जो अभिलेख है उसकी तुलना विष्णु से की गई। ये कहते हैं कि वृद्धों की राय मानता था, ब्राह्मणों का आदर करता था। मतलब इससे ज्यादा आप इसके बारे में मत देखो कि जो पुलकेशिन द्वितीय था। दूसरा इंपॉर्टेंट था आपको कीर्तिवर्मन, ये पुलकेशिन द्वितीय का ही पुत्र था। इसने क्या किया, जो बनवासी का कदम वंश था, कोंकण का मौर्य वंश था, उनको पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। मतलब एक तरह से इसने नल वंश को, मौर्य वंश को, कदम वंश को, तीनों को अपने राज्य में मिला लिया। इसलिए कीर्तिवर्मन को कहा गया कि वातापी का जो निर्माण किया वो कीर्तिवर्मन ने किया। वातापी का प्रथम निर्माता जो है कीर्तिवर्मन को कहा गया, क्योंकि कीर्तिवर्मन ने जो है बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था।
फिर आता है मंगलेश। ये कीर्तिवर्मन जो प्रथम थे, इन्हीं का भाई था। एक तो आपको इनका क्रम याद रखना है, और जितनी जितनी बात जिस राजा की याद रखनी है उतनी ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो कीर्तिवर्मन ने विजय अभियान जारी किया था, इसने भी उसी पे काम किया। और इसका क्या है, अपना जो भतीजा था पुलकेशिन द्वितीय से, उसको लेके सत्ता संघर्ष हुआ, और पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की हत्या कर दी और उसको मार के स्वयं शासक बन गया पुलकेशिन द्वितीय। तो मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो था अपने चाचा मंगलेश को मार के शासक बना था। अब देखो, पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी के चालुक्यों का सबसे प्रतिष्ठित शासक था। ऊपर के तीनों का तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, लेकिन इसका आपको इसके बारे में विशेष जानकारी रखनी है। क्या था ये? 610 ईस्वी में चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। देखो, राजा हर्षवर्धन 606 में बैठा था, ये 610 में बैठा। और इसके समय की जो जानकारी है कि भाई इसने मंगलेश को मार के ये बना था, ये अहोल अभिलेख में मिली है। और अहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य अभियानों की भी जानकारी मिली है। उसी में बताया गया है कि हर्षवर्धन को इसने पराजित कर दिया था, और हर्ष को इसने भय में परिवर्तित कर दिया था, और उसको परिवर्तित करके इसने परमेश्वर की उपाधि ली थी, ठीक है। इसी के समय मैंने अभी समझाया आपको, ये चालुक्य है। पुलकेशिन द्वितीय के समय ही पल्लवों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। चालुक्यों का पल्लवों के साथ संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि इसने पल्लवों के ऊपर जाके आक्रमण किया और उनसे उनका कुछ हिस्सा छीन के अपने भाई को दे दिया। इसलिए इनका पल्लवों के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय से हुआ, क्योंकि इसने क्या था, कांची पे आक्रमण कर लिया था। फिर क्या हुआ, हालांकि वहां का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था, फिर आगे जाके नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इसको पराजित कर दिया, इसको मार दिया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण कर ली। उसको हम पल्लव वंश में पढ़ेंगे। इसमें एक बात और याद रखना, इसने जो है मतलब फारस में फारसी शासक जो थे खुसरो द्वितीय के दरबार में दूत मंडल भेजा था एक, और इसको अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें दिखाया गया है कि चालुक्य नरेश जो है फारसी दूत मंडल का स्वागत भी कर रहा है। फिर आता है विक्रमादित्य प्रथम। इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको याद नहीं रखनी है, बस नाम याद रखना है। फिर क्या है, ये विनयादित्य है। इसने क्या है, सकलोत्तर नाथ की उपाधि धारण की थी, बस उपाधि याद कर लेना। सकलोत्तर नाथ का मतलब होता है समस्त उत्तर भारत का स्वामी। फिर ऐसे ही विजयादित्य है, इसने भुवनेश्वर की उपाधि धारण की थी। फिर आता है विक्रमादित्य सेकंड। इसमें आपको याद रखना है, इसने क्या किया, फिर से पल्लवों के ऊपर आक्रमण किया और इसने कांची पे ऊपर आक्रमण किया और कांची कोंडा की उपाधि धारण की। फिर आता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो था वातापी के चालुक्यों का अंतिम शासक था, और इसी के समय दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने इसको मार के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। मतलब राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था। और अगर एक चीज बस ये याद रख लेना, चालुक्य वंश के जितने भी शासन है, सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय है, लेकिन सबसे बड़ा जो शासनकाल है वो विजयादित्य का है। विजयादित्य जो है जिसने भुवनेश्वर की उपाधि दी थी, सबसे बड़ा शासनकाल उसी का है। और वातापी में ही पाषाण मतलब पत्थरों को काट के मंदिर बनाए गए, जिनमें हिंदू मंदिर भी और जैन मंदिर भी दोनों बनाए गए। महाकूट अभिलेख और अहोल अभिलेख दोनों वातापी में लिखे गए हैं। मतलब अहोल जो है, अहोलों को मंदिरों का नगर कहा जाता है। देखो जितना यहाँ क्या शैली थी, कैसे थी, ये सब मैं आपको कल्चर में बता दूंगी। मैंने आपको बताया कि अजंता के जो भित्ति चित्र है, अजंता भी महाराष्ट्र में है, तो अजंता के जो भित्ति चित्र है उस पे चालुक्य नरेश को दिखाया गया है कि वह ईरानी राजदूत का स्वागत कर रहा है। तो चालुक्यों के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें तो इससे भी बहुत कम दिया है। और आप क्या करना, जो नोट्स मैंने आपको दिया था उसको एक बार पढ़ लेना। अब हम करते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। अब देखो राष्ट्रकूटों में आपको क्या जानना है, इतना आपने जान लिया कि राष्ट्रकूट जो थे चालुक्यों के एक सामंत थे, और चालुक्य कौन, वातापी के एक चालुक्य, या फिर उसका नाम आपको मिलेगा बादामी की चालुक्य भी। तो चालुक्य राष्ट्रकूटों की जो उत्पत्ति हुई वो वातापी की चालुक्य शाखा से हुई। वातापी के चालुक्यों को हरा के ही राष्ट्रकूट सत्ता में आए थे। हो सकता है कि चालुक्यों के मतलब सामंत हो। दूसरा, राष्ट्रकूट का अर्थ होता है राष्ट्र का प्रमुख,
हो सकता है उनके अधीन ये प्रांतों के प्रमुख रहे हों, और बाद में इन्होंने क्या है कि जैसे ही शासक कमजोर हुआ तो इन्होंने स्वतंत्र शासन की स्थापना शुरू कर दी। तो प्रथम जो इनका शासक था वो दंती दुर्ग था, दंती वर्मन। इसका नाम दंती वर्मन भी मिलेगा, दंती दुर्ग भी मिलेगा। ठीक है, इसने कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। और इसी के समय में अरब यात्री अलबरूनी क्या लिखता है कि इसके समय में सिंध पे जो अरब राज्य का गवर्नर जुलेद था, जिसने उज्जैन, मालवा, भड़ोच, भीनमाल, मारवाड़ राज्यों पर आक्रमण किया था। मतलब ये कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों को तो चालुक्य नरेश ने पराजित कर दिया था। इसने क्या किया, चालुक्य नरेश के साथ मिलके अरबों को पराजय किया था। मतलब इसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ मिलके जब उन्होंने गुजरात पे आक्रमण किया अरबों ने, तो उनको पराजित किया था इन्होंने, दोनों ने मिलके। मतलब दंती दुर्ग ने सिंध के अरबों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था चालुक्यों के साथ, बस। ठीक है, अरबों पर विजय के परिणाम स्वरूप ही चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने दंती दुर्ग को सम्मानित किया था, उसको पृथ्वीराज वल्लभ की उपाधि से विभूषित किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट शासक है इनका कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग संस्थापक पूछा जाता है। कृष्ण प्रथम में यह पूछा जाता है कि इसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वेगी के चालुक्यों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्रकूट है, वो चालुक्य है। और सांस्कृतिक दृष्टि से बस इसकी एक बात याद रखनी है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, जो कि एक गुफा मंदिर है। फिर आता है गोविंद तृतीय। देखो गोविंद द्वितीय आता है, उसको याद मत रखिएगा। गोविंद द्वितीय क्या था, कृष्ण प्रथम जो था इसके दो बेटे थे, एक ध्रुव एक गोविंद द्वितीय। तो ये दरअसल क्या था, ध्रुव को शासक बनाना चाहता था, लेकिन गोविंद द्वितीय जो है शासक बन जाता है। और फिर क्या किया, गोविंद द्वितीय जबरदस्ती शासक बन जाता है, लेकिन ध्रुव इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो अपने भाई को मार के शासक बन जाता है। ध्रुव को आपको इसलिए याद रखना है कि यही वो राष्ट्रकूट शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जो गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के में, ऊपर से गुज्जर प्रतिहार, नीचे से राष्ट्रकूट और इधर से पाल वंश के शासक जो थे, बंगाल के पाल वंश, तीनों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो भाग लिया था तो वो ध्रुव था। ठीक है, इसने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया था। और उत्तर भारत के सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा यमुना के प्रतीक अंकित किए थे। इससे ज्यादा आपको मत याद रखिएगा इसमें। और तो और ये कहते हैं जो पल्लव नरेश था और वेगी नरेश था, उन दोनों ने भी ध्रुव की शक्ति के सामने झुककर शांति समझौता कर लिया था। उसके बाद ध्रुव ने स्वयं ही अपने पुत्र गोविंद तृतीय के समर्पण में सिंहासन को छोड़ दिया। गोविंद तृतीय को आपको ये याद रखना है कि इसके समय जो है राष्ट्रकूट वंश की जो शक्ति थी वो चरमोत्कर्ष पे थी। इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया। इन सबको नहीं याद रखना है, ये मेंस में लिखने के होते हैं, आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके समय जो था मतलब राष्ट्रकूट शक्ति जो थी वो चरम पे थी। और गोविंद तृतीय के वाहनों ने भी गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान किया था। फिर राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो है अमोघवर्ष प्रथम। इनका क्रम भी याद रख लेना, ये स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगी। जो अमोघवर्ष प्रथम था, इसने क्या था, चालुक्य वंश के जो शासक थे, इधर वेगी के चालुक्य, जो चालुक्य वंश के शासक थे विष्णुवर्धन पंचम को हरा के इसने वीर नारायण की उपाधि ली। दूसरा क्या था, इसने पल्लवों के साथ, गंगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसकी एक बात और आपको याद रखनी है कि इसने मान्यखेत नामक नगर की स्थापना की। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसने सैनिक अभियान इतने ज्यादा नहीं किए, ये शांत व्यक्ति था, इसने कला के लिए काम किया। कला के लिए मतलब अमोघवर्ष की तुलना जो है चंद्रगुप्त से की जाती है और कहा जाता है कि जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त है उससे भी महान राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष है। मतलब विद्या और दान देने में ये गुप्तों से भी महान है। अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज ग्रंथ की रचना की,
और आपको ये देखिए, इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में जिनसेन रहते थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। इन्हीं के दरबार में महावीराचार्य रहते थे। इन्हीं के दरबार में साक्यटन रहते थे। साक्यटन ने क्या किया? अमोघ वर्ष नामक ग्रंथ लिखा। और एक चीज और आपको याद रखनी है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। एक बार पूछा था कि अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु जैन अनुयायी होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था और महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। एक बार इसने क्या किया? अपने बाएं हाथ की उंगली काट के देवी को चढ़ा दिया। मतलब, और ये धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। इसको दक्षिण का अशोक कहा जाता है। अमोघ वर्ष के गुरु का नाम जो था जिनसेन था। और इसने जहां कन्नड़ में कविराज ग्रंथ की रचना की, वहीं पे इसने संस्कृत में प्रश्नोत्तर रतन मालिका की रचना की। फिर आता है इंद्रतीर्थ्य। इंद्रतीर्थ्य के बारे में, ये मतलब लगभग क्षेत्रीय शक्तियों से संघर्ष करता रहा। और इसको क्या कहा गया कि इसके समय अरब यात्री अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी कहता है कि राष्ट्रकूट शासकों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ शासक है तो वो इंद्रतीर्थ्य है। और विश्व के 4 शासकों में इसकी तुलना की कि 4 शासक इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बगदाद का खलीफा, एक चीन के शासक, एक कस्तुतुनिया के शासक और दूसरा राष्ट्रकूट शासक इंद्रतीर्थ्य। फिर आता है कृष्णतीर्थ्य। कृष्णतीर्थ्य जो था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था और राज्यारोहण के समय इसने अकाल वर्ष की उपाधि ली थी। इससे ज्यादा आप राष्ट्रकूटों के बारे में याद नहीं रखें। और इसने क्या किया था? कांची और तंजोर दोनों को जीता था। और कांची को जीत के कांचीयुम और तंजोर को जीत के तंजेयम कोंड की उपाधि ली थी। और इसी के समय चोलों के साथ इनका तकोल्लम का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने चोलों को पराजित करके उत्तरी क्षेत्र को अपने में मिला लिया था। ठीक है। और चोलों के साथ इनके कई सारे युद्ध हुए, लेकिन शुरुआत में ये आगे थे तो इन्होंने क्या, चोलों का जो उत्तरी क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और जब कृष्णतीर्थ्य की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी जो थे बहुत कमजोर थे, उनमें गृह युद्ध शुरू हो गया। और जिनमें एक तो आपको तैलपदित्य जो था ये अंतिम था। चालुक्य राजा तैलपदित्य ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्कदित्य को पराजित कर राष्ट्रकूट राज्य पर चालुक्य वंश की स्थापना की। देखो, राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कर्कदित्य है और जो ये तैलपदित्य है ये कल्याणी की चालुक्य शाखा का शासक है। और इसने कर्कदित्य को पराजित करके कल्याणी की चालुक्य शाखा की स्थापना की। और एलोरा और एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर है उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ। और राष्ट्रकूटों के समय बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। जो एलोरा की गुफा है इसमें क्या है, बौद्धों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, मतलब सभी धर्मों के लिए इसमें गुफाएं बनाई गई हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाओं का जो उल्लेख है वो फ्रांसीसी यात्रियों ने भी किया है। मतलब राष्ट्रकूटों ने शिव के लिए, विष्णु के लिए, जैनियों के लिए भी, सबके लिए मतलब दान दिए। और यहाँ तक कि मुस्लिम व्यापारियों को भी अपने क्षेत्र में बसने की अनुमति दी। मतलब कितने ज्यादा सर्वधर्म समभाव के व्यक्ति ये लोग थे। अब नेक्स्ट आता है आपका कल्याणी के चालुक्य। हालांकि थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। जितना इसको समराइज मैं कर सकती थी उससे ज्यादा समराइज मैंने आपको किया है। इसमें 1-2 ही शासक को आपको जानना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कल्याणी के चालुक्य थे वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक आए थे और जो कल्याणी के चालुक्य थे वो राष्ट्रकूटों को हटा के आए थे। तैलपदित्य ने कर्कदित्य को पराजित करके कल्याणी की चालुक्य शाखा की नींव रखी थी। और शुरू में तो ये भी राष्ट्रकूटों के अधीन काम करते थे। शुरुआत में इनकी राजधानी भी मान्यखेत थी, लेकिन बाद में जाके इनकी राजधानी जो इन्होंने है कल्याणी को बना लिया था। तो इसके समय का जो प्रथम शासक इंपॉर्टेंट है वो तैलपदित्य। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो सत्याश्रय। सत्याश्रय का सिर्फ नाम याद रखिएगा। फिर विक्रमादित्य पंचम। विक्रमादित्य पंचम के बारे में भी कोई चीज याद नहीं रखनी है। फिर है जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय को आपको ये याद रखना है, इसने जगदे कमल की उपाधि धारण की थी। जगदे कमल, कई जगह इसका नाम जगदे कमल भी मिलता है। और इसने कई युद्ध किए। और इसके समय एक व्यक्ति था जो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि जो मेरुतुंग था वो किसका दरबारी था, वो जयसिंह द्वितीय का था। कल्याणी के चालुक्य शासक है
जयसिंह द्वितीय का दरबारी था, और इसी ने मेरुतुंग ने थेरावली और प्रबंध चिंतामणि लिखी थी। फिर इसके बाद सोमेश्वर प्रथम है, इसके बारे में ये याद रखिएगा, सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित किया था, और वेगी के मुद्दे पर इसका चोलों के साथ संघर्ष हुआ, और चोलों के साथ इसका युद्ध हुआ कोप्पम का युद्ध। चोलों के साथ मतलब चालुक्यों के 3 युद्ध हुए, शुरुआत में 2 में ये पराजित हुए, लास्ट में मतलब इन्होंने चोलों को पराजित कर दिया। फिर है सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर द्वितीय का बस नाम याद रखिएगा। सोमेश्वर द्वितीय के बाद आ जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ, ये याद रखना है आपको। जो ये विक्रमादित्य षष्ठम है मतलब छठवा जो है, इसका क्या याद रखना है कि ये कल्याणी के चालुक्यों का महान शासक था, और इसी के समय चालुक्य विक्रम संवत शुरू हुआ था 1076 में। और इसके समय आपको ये याद रखना है, इसके जो दरबारी थे वो विज्ञानेश्वर थे जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की, दूसरे दरबारी इसके विलण थे जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। और इनकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्यों का पतन शुरू हो गया। हालांकि उत्तराधिकारी सोमेश्वर द्वितीय बने जिन्होंने मानसोल्लास की ग्रंथ की रचना की। मानसोल्लास से ये पूछ लिया जाता है ये किस टॉपिक पे लिखा गया है, तो मानसोल्लास जो है वो शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। और मानसोल्लास जो है शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। कल्याणी के चालुक्य का जो अंतिम शासक है वो आपका सोमेश्वर चतुर्थ, जिसको चोल शासक ने पराजित करके मार दिया था। अब देखो चालुक्य काल के आपको ये देख रहा है, एक तो चालुक्यों का आपको याद रखना ब्राह्मण धर्म के थे, ब्राह्मण धर्म को राज्य के संरक्षण दिया। हालांकि धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, सभी धर्मों के लोगों को इन्होंने अनुदान दिया। जैसे अहोल में तो जैन मंदिर भी बने हैं, तो इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अनुदान दिया। और जैसे अहोल है, अहोल का ये याद रखना, अहोल को जो है मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, जिसमें हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है। जो पटकड़गल का विरूपाक्ष मंदिर है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है विरूपाक्ष मंदिर, इसको क्या है कि विक्रमादित्य की रानी जो थी लोक महादेवी उसने बनवाया था। हालांकि कल्चर में मैं इसको कराऊंगी। विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर का मंदिर बनाया था। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं चालुक्यों में पड़ती है महाराष्ट्र में, और कुछ गुफाएं चालुक्यों के इस समय की, कल्याणी के चालुक्यों के समय की। अब देखो सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास ग्रंथ लिखा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी, विलण ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा, और आपका जो वाकाटक नरेश थे एक परवर सेन, उन्होंने सेतु बंधु की रचना की थी। अब ये आपका चालुक्य और राष्ट्रकूट तीनों खत्म हो गए। अब 2-4 बातें हैं जो पल्लवों की आप जान लो बस, फिर आपका चोल रह जाएगा। अब देखो जो पल्लव वंश है, शुरू में ये देखना है जो पल्लव थे ये दक्षिण में सातवाहनों के पतन के बाद आए थे। सातवाहनों पे कौन सा एरिया था, मतलब आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र में थे शुरू में, फिर आंध्र में चले गए थे, तो उनको आंध्र सातवाहन भी कहा जा रहा था। तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया था उसमें पल्लवों का उदय हुआ। दक्षिण में सातवाहन राज्य के पतन के बाद पल्लवों का उदय हुआ, और पल्लवों का इतिहास उनके अभिलेखों से, मंदिर से, स्थापत्य से पता चलता है। 2-4 चीजें इसकी जाननी है, अदरवाइज इनका स्थापत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है पल्लवों का। और ये देखना जिस समय आपकी वातापी की चालुक्य शाखा है उस समय पल्लव है, जिस समय आपके राष्ट्रकूट आ जाएंगे और कल्याणी की चालुक्य शाखा आ जाएगी उस समय चोल आ जाएंगे। देखो इनका समय पीरियड सिर्फ 6वीं से 8वीं शताब्दी तक है। ठीक है, ये थे तो दक्षिण भारत के स्वामी और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में भी भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। शुरुआत में तो सातवाहनों के सामंत थे, बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो जो पल्लव वंश का संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। मतलब वैसे तो कोई विष्णुगोप नाम के व्यक्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो सिंह विष्णु को ही माना जाता है, और हमेशा पेपर में ऑप्शन भी सिंह विष्णु ही दिया जाता है। दूसरा ये कहता है कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था क्योंकि ब्राह्मण थे, और इन्होंने क्या इसके समय मामल्लपुरम मतलब महाबलीपुरम का ही नाम है मामल्लपुरम, तो वहां पे वरा मंदिर की स्थापना कराई।
और वैष्णव मंदिर है, वराह मंदिर की स्थापना कराई। और इसके दरबार में एक संस्कृत महाकवि किरातुर्जनीय है, मतलब ये भारवी रहते थे जिन्होंने किरातुर्जनीय लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। देखो जब आप स्थापत्य पढ़ोगे तो आप अलग से महेंद्र वर्मन शैली पढ़ोगे। पल्लव काल की 4 शैलियां पढ़ोगे आप, महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो इतने ही राजाओं का बस मैंने लिखा है जिससे आपको याद रहे, और इनका एक क्रम बस आप याद रखना, वो भी स्टेट पीसीएस के लिए। और जितने ये बिंदु लिखे गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है 600 से 630 तक, इसी के समय पहली बार पल्लव चालुक्य संघर्ष हुआ था। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने इसी से उत्तरी पल्लव को छीना था, ठीक है, और अपने भाई को दे दिया था। दूसरा क्या था, पल्लव चालुक्य संघर्ष इसी के समय हुआ और इसने बहुत सारे मंदिर और चैत्यों का, स्तूपों का निर्माण कराया, इसलिए इसको चैत्यकारी की इसकी उपाधि दी गई। और इसने क्या, शैव संत अप्पार के प्रभाव में, पहले ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन इसने जो शैव संत थे, नैनार जो थे अप्पार, उसके प्रभाव में इसने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को अपनाया। और ये कवि भी था, संगीतज्ञ भी था। इसने एक ग्रंथ मत विलास प्रश्न की रचना की, और इस ग्रंथ में क्या था, जो कापाली खैर भिक्षुक हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है नरसिंह वर्मन प्रथम। देखो नरसिंह वर्मन शैली भी आपको मिलेगी, ये अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने क्या किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, क्योंकि उसने पल्लवों से छीना था साम्राज्य। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वहां पे विजय स्तंभ स्थापित कराया। और वहीं पे मतलब उन्हीं के साम्राज्य में वातापी में ही इसने अपना राज्याभिषेक करा के वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। मतलब कि मैंने वातापी को जीत लिया। बहुत बार पूछी जाती है वातापी कोंडा की उपाधि किसने ली थी। फिर क्या था, इसने एक काम और किया था, इसने श्रीलंका के शासक के मानवर्मन, उसको सहायता देने के लिए नौसेना भेजी थी। और श्रीलंका के शासक के साथ इसके मतलब दोस्ताना संबंध थे। इसके समय जो चीनी यात्री हेनसांग था वो कांची आया था, और क्या कहता है कि कांची के लोग जो है विद्या प्रेमी है, सत्य प्रेमी है, उत्साही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही क्या, महाबलीपुरम, देखो नरसिंह वर्मन प्रथम की आप शैली भी देखोगे, मामल शैली आपको मिलेगी। इसने मामल शैली किस लिए, इसने महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर बनवाए। वो एक ही पत्थर से काट के बनाए गए होते थे, जिनको एकाश मंदिर कहते थे। एकाश मंदिर मतलब इनकी जो संरचना होती थी वो रथ के आकार की होती थी। जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण कराया। और ये ध्यान रखना कि जो ये रथ मंदिर है इनकी संख्या 7 है, जिसमें सबसे छोटा जो है द्रौपदी मंदिर है, उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। और जो धर्मराज का मंदिर है वो सबसे बड़ा है। फिर क्या है, महाबलीपुरम जो था, महाबलीपुरम या मामलपुरम, वो सबसे प्रमुख बंदरगाह था जिसकी स्थापना इसने कराई थी। फिर आएगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का आपको क्या याद रखना है, इनके बीच में एक और था परमेश्वर वर्मन, उसको मत याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय आप क्या कहोगे, जिस समय भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ उस समय जो शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और इसी के समय आप ये देखोगे इसने राजा सिंह आगम प्रिय की उपाधि धारण की, और इसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। दूसरा इसने महाबलीपुरम में शोर मंदिर बनवाया। और जो ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मतलब जब ये मंदिर बना तभी से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। जो संस्कृत विद्वान थे दंडिन, वो इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। फिर लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो नंदी वर्मन है। देखो था क्या, इसके बीच में एक और आएगा परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो जब परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जो सिंह विष्णु की वंश चला आ रहा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो कांची के लोगों ने इन्हीं के परिवार के एक दूसरे व्यक्ति को, नंदी वर्मन को राजा चुन लिया। इस प्रकार जो ये नंदी वर्मन था
ये सिंह विष्णु की शाखा से ना होके भीम वर्मा की शाखा से था। और जो ये नंदी वर्मन था, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और वेंकुट पेरुमल का मंदिर का निर्माण कराया। जो इनका अंतिम शासक था वो अपराजित था, मतलब पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो अपराजित था। पल्लव वंश के ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के समय नैनार और अलवारों के माध्यम से मतलब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। दूसरा क्या, परमेश्वर वर्मन ने ही शिव के उपासक होने के नाते ब्रह्म महेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखो ये मैं शैली में बताऊंगी, इनके समय 4 शैली हुई। जो द्रविड़ कला की स्थापत्य कला है वो इन्हीं के समय प्रमुख रूप से चली और द्रविड़ कला ही इनके स्थापत्य का आधार बनी। इन्होंने 3 तरह के मंदिर बनाए, एक मंडप बनाए, एक रथ बनाए, एक विशाल मंदिर बनाए। तो इनकी शैली को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है महेंद्र वर्मन शैली, जिन्होंने मंडप बनाए। दूसरी आती है नरसिंह वर्मन शैली, जिसको मामल शैली भी कही गई। इन्होंने मंडप भी बनाए और रथ मंदिर भी बनाए बहुत सारे महाबलीपुरम में। तीसरा आता है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली इसके अंतर्गत क्या किया है, इन्होंने गुफा मंदिरों के स्थान पे पाषाण और मतलब पत्थरों और ईंटों से स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए। जैसे जो कर्नाटक ये कांची का शोर मंदिर है वो ऐसा ही है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी ऐसा ही है। लास्ट में आती है नंदी वर्मन शैली। तो नंदी वर्मन के अंतर्गत क्या है, छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। अब देखो एक आपका बस राजवंश रह गया छोटा सा, उसका मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि चोल राजवंश का राजनीति मैं आज करा दूंगी, लेकिन चोलों का जो है प्रशासन इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में और मेंस में कई बार पूछा जाता है। आपको पता है चोलों का जो स्थानीय प्रशासन था वो जब कल मैं आपसे तुर्क अरब इन्वेजन डिस्कस करूंगी तब मैं आपको चोलों का प्रशासन करा दूंगी। अभी हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम है, तो इसमें हम चोल साम्राज्य को डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने देखा चोल का शुरुआती इतिहास। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताइए, जितना ये जो मैंने आपसे राजवंश डिस्कस किया, देखो इनके राजाओं की वंशावली है जो आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, जितना कहानी तो बहुत है, 1900 साल का इतिहास है, लेकिन आप ये सोचो जितना बहुत जरूरी था उतना ही मैंने आपको डिस्कस किया है कि बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अगर इतना आप नहीं समझ पाओगे तो इस समय की स्थापत्य कला शैली कल्चर को आप नहीं समझ पाओगे। इस वाले एरिया से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजनीतिक, लेकिन आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कल्चर के। लेकिन कल्चर भी आप तभी याद कर पाओगे अगर आपको थोड़ी सी वंशावली पता होगी कि ये किस वंश का शासक है। तो ये जो नोट्स मैंने लिखा है इसका फोटो मैं आपको भेजूंगी, कम से कम इतना तो आप याद कर लेना, या एनसीईआरटी से पढ़ो तो उसके साथ कोरिलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो जो चोल साम्राज्य है, चोलों की अगर आप शुरुआत करोगे तो 4वीं शताब्दी से पूर्व में मिल जाएगी, जिस समय चोल था संगम युग में। और उस समय का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, कार्यकाल। लेकिन जब चोलों का पतन हो गया, कुछ पांड्यों ने मिला लिया, कुछ चेर ने मिला लिया और बचे हुए पे पल्लव आ गए। तो बाद में पल्लवों का आक्रमण करके, मतलब पल्लवों को विस्थापित करके चोल वंश का दोबारा उदय होता है और विजयालय जो है इसकी स्थापना करता है। मतलब 9वीं शताब्दी में, मतलब 890 के आसपास पल्लव वंश के विघटन के बाद चोल वंश का उदय हुआ। और जो चोलों का जो इतिहास है वो अभिलेखों से जाना जाता है। इनके अभिलेख संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में लिखे गए। चोल का शासन कहाँ था, पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच था। इसको कोरोमंडल तट भी आता था, इसमें दक्कन का कुछ भाग भी आता था। हालांकि ये पूर्वी तट पे अवस्थित है, इसको चोल मंडलम भी कहा जाता था। इनकी जो उरियूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर, ये सब इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है, इनका संस्थापक था विजयालय। विजयालय ने क्या किया, तंजौर पे आक्रमण किया और तंजौर पे आक्रमण करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम आपको तंजावुर भी मिलेगा। दूसरा क्या था, आदित्य प्रथम। देखो चोलों का जो स्वतंत्र शासक था वो आदित्य वर्मन था, क्योंकि इसने क्या किया, जो पल्लवों का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, शुरुआत में ये उसके अधीन था, लेकिन जब इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी तो इसने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी और अपने आप को स्वतंत्र रूप से
चोलों का शासक घोषित कर दिया। अब इसने क्या किया, जब इसने पल्लवों को परास्त किया तो पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में ही इसने कोंडदाराम की उपाधि धारण की। फिर क्या था, इसने क्या किया, इस चोल शासक ने, इस समय ऊपर में राष्ट्रकूट है, शुरुआती है ना अभी, तो अभी ऊपर राष्ट्रकूट है, तो इसने राष्ट्रकूट जो शासक थे उसके साथ, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया, मतलब राष्ट्रकूट राज्य में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर आता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम क्या था, देखो जो दक्षिण भारत में इस समय चोलों की स्थापना हुई वो वास्तव में प्रांतक प्रथम के समय हुई। प्रांतक प्रथम ने क्या किया, जो नीचे पांडे है, पांडे राजा है, मतलब मदुरै के पांडे राजा है, उसको पराजित किया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। फिर इसने क्या किया, पांडे और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वल्लूर के युद्ध में पराजित किया। फिर इसने लास्ट में क्या किया, इसने ना एक तकोल्लम का युद्ध हुआ जिसमें इसने चोलों को भी पराजित किया, और मतलब जिसमें चोलों ने क्या, उसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पश्चिमी गंगों की सहायता से पराजित किया गया और चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब चालुक्यों ने चोलों को पराजित कर दिया। तकोल्लम के युद्ध में चोल हार गए थे। फिर आता है राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ऐसा था जिसने श्रीलंका पर विजय की, संपूर्ण श्रीलंका पे विजय की। सबसे पहले श्रीलंका पे विजय तो राजराज प्रथम ने की। और राजराज प्रथम की एक बात और देखिएगा, इसने चेर और पांडे पर आक्रमण कर लिया, उसके बाद श्रीलंका पे आक्रमण किया और वहां का जो राजा था महिम पंचम को भगाकर अपना राज्य स्थापित कर दिया। और अपना राज्य जब स्थापित किया तो वहां पे एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम रखा मुमडी चोल मंडलम। मतलब श्रीलंका में इसने अपना प्रांत बनाया और उसका नाम रखा मुमडी चोल मंडलम। और वहां पे श्रीलंका की राजधानी नहीं बना दी, मतलब श्रीलंका को उपनिवेश बना लिया एक तरह से। और इसने श्रीलंका की जो विजय की उसी के उपलक्ष्य में राजा ने मुमडी चोल देव की उपाधि भी धारण की। एक ये भी कहा जाता है कि राजा ने कलिंग सहित, कलिंग मतलब उड़ीसा में है, कलिंग भी और आपका लक्षद्वीप भी और मालदीव भी, ऐसे 12,000 द्वीपों को मिलाया और अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव की विजय से किया। मतलब इसने मालदीव में भी विजय वो की। एक राजा की आपको ये बात याद रखनी है, ये प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण कराया और अपने साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। इनका स्वशासन हम कल भी डिस्कस करेंगे। और राजा की एक बात और याद रखना, जब इसने श्रीलंका पे विजय की उसके बाद इसने दक्षिणी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना चाहा और मेनली इसने श्रीलंका विजय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ही की थी। जब इसने श्रीलंका पे विजय कर ली तो वहां पे एक प्रांत बनाया मुमडी चोल, और दूसरा एक था इन्होंने वहां पे एक शिव मंदिर की स्थापना भी की। फिर लास्ट में आता है जो चोल काल का सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक राजा की आप ये याद रखना कि राजा ने तंजौर में वृद्धेश्वर का मंदिर बनाया जिसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं या राज का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसी के समय चीन में दूत मंडल भी गया और राज के काल में ही चोल चालुक्य संघर्ष शुरू हुआ था। इसने चालुक्य शासक सत्याश्रय को पराजित कर वेगी पर अपना अधिकार कर लिया था। अब आता है राजेंद्र प्रथम। देखो जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और इस वंश का सबसे महान शासक है। अगर चोल वंश से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रथम से पूछा जाता है। देखो इसने सबसे शुरू में क्या किया, शासन के 5वें वर्ष से संपूर्ण श्रीलंका को मिला लिया और वहां के शासक जो महिम पंचम था उसको बंदी बना के अपने यहाँ ले आए। फिर दूसरा क्या किया, इसने अरब सागर में एक द्वीप था उस पर भी अधिकार किया, मतलब पश्चिम में आक्रमण करने वाला सबसे पहला चोल शासक। फिर इसने क्या किया, जब श्रीलंका पे विजय कर लिया, अरब सागर के द्वीपों के विजय कर ली, तो इसने पांडे और चेर पे भी अधिकार कर लिया और इन राज्यों पर अधिकार कर अपना जो पुत्र था राजाधिराज उसको वहां का शासक बना दिया और उसको चोल पांडे की उपाधि देकर वहां का शासक बना दिया। फिर जो इसके समय का सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने वेगी के रास्ते बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली और वहां पे एक नई राजधानी बनाई चोल राजवंश की बंगाल में, जिसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। और राजधानी के निकट सिंचाई कार्य करने के लिए इसने गंगईकोंड झील या तालाब भी बनवाया और इसी के समय कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना दिया था। फिर आता है कि राजेंद्र प्रथम की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप था कटार, जिसका कडारम भी नाम मिलता है। मतलब इसमें आपका मलाया भी आएगा, सुमात्रा भी आएगा, जावा भी आएगा। कुल मिला के आप ये याद रखो, जो दक्षिण पूर्व एशियाई शासक था श्रीविजय, उसको इसने पराजित कर दिया और उसके क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, जिसके दो कारण थे, एक तो ये पूर्व में व्यापार करना चाहता था, दूसरा ये था अपने पिता द्वारा स्थापित जो औपनिवेशिक साम्राज्य है उसका विस्तार करना चाहता था। फिर क्या था, राजेंद्र प्रथम ने जो बंगाल पे आक्रमण किया, ये तमिल क्षेत्र से, मतलब चोलों का कोई ऐसा पहला शासक था जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और वो भी सैन्य अभियान सफल रहा था। क्या था, इसने वैदिक शिक्षा का हालांकि शौकीन था, इसको रुचि थी वैदिक शिक्षा के अध्ययन के लिए, इसने विद्यालय वगैरह खोले, भूमि अनुदान दिए गए, इसके समय बहुत सारे भूमि अनुदान दिए गए, शिक्षा के लिए, विद्यालय चलाने के लिए इसने भूमि अनुदान दिए। और राजेंद्र चोल ने अपने दक्षिण पूर्व एशियाई अभियान के उपलक्ष्य में कंडारकोंड की उपाधि भी धारण की थी। इससे नीचे जो ये हैं, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, इनका सिर्फ आप नाम याद रख लेना। और बस राजाधिराज प्रथम में आपको एक बात याद रखनी है, पूरे चोल काल में जो 9वीं शताब्दी के चोल है उसमें संपूर्ण चोल काल में यही एक शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है। किसने? राजाधिराज प्रथम ने पहला ऐसा शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया। और राजेंद्र द्वितीय का आपको कोई बात याद नहीं रखनी, बस नाम याद रख लेना। फिर आता है देखो, ये जो कुलोत्तुंग प्रथम है ना, और ये कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजेंद्र द्वितीय के बाद क्या है, ये जो कुलोत्तुंग है ये चालुक्य और चोल दोनों वंश का पहला शासक है। मतलब क्या था, इसके पिता चालुक्य वंश के थे और माता चोल वंश की थी। ठीक है, तो चोल वंश का जो अंतिम शासक है वो तो राजेंद्र तृतीय है, लेकिन ये जो कुलोत्तुंग प्रथम है ये चोल चालुक्य वंश कहा जाता है। इसको ना तो चोल कहते हैं ना चालुक्य कहते हैं, इसको कहा जाता है चोल चालुक्य वंश। ठीक है, और इसने क्या किया था, श्रीलंका को फ्री कर दिया था, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय कर लिया था, लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को फ्री कर दिया था और उसको स्वतंत्र कर दिया था। मतलब चोल प्रभाव से मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया। और इसने भी राजा की तर्ज पे इसने भूमि पैमाइश कराई और भूमि पैमाइश के लिए इसने अपने पैर की पद छाप दी, उसे नापा, मतलब पैर का जो पैमाना था उसको पैमाना बनाया। और एक इसकी बात आपको ये याद रखनी है कुलोत्तुंग प्रथम की, कि इसने 92 व्यक्तियों का, मतलब लगभग 100 व्यक्तियों को एक दूत मंडल चीन के दरबार में भेजा था व्यापार के लिए बात करने। कलिंग को भी पराजित किया, इसने छोटे छोटे करों को समाप्त कर दिया था। मतलब कुलोत्तुंग प्रथम ने लोक कल्याणकारी कार्य बहुत ज्यादा किए थे, बौद्ध विहारों को अनुदान दिया था। इसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय आया, कुलोत्तुंग तृतीय आया। वैसे चोल वंश का जो अंतिम शासक है वो आप राजेंद्र तृतीय को ही मानोगे। आज के लिए हम क्लास को यही रखेंगे, अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले। कल मैं आपका तुर्क अरब इन्वेजन और आपका ये चोलों का स्थानीय प्रशासन वो मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, आज के लिए हम क्लास को यही रोक देते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ लेना, लेकिन ये याद करने वाला है तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। मैम मुझे थैंक यू मैम। थैंक यू हेलो मैम। मैम, समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा। ओके मैम। पढ़ना कि हमें इजी क्या लगता है, हमें ये पढ़ना है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन ठीक हो जाए बस। ठीक है,
हेलो मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, ऐसे इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दोगे? हाँ मेरे पास मुझे मिल जाएगी सब अरेंज करने की। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने नोट्स भेजा था, तो इसका नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? मैम गुरु वाला नोट बैठता वो वाला भेज देना। कौन सा? गुरु मैम, जो आपने आधुनिक भारत के गुरु नोट्स भेजे थे, ऐसी प्राचीन भारत के भेज देना। हाँ मैम हाँ बताइए। मैम जो परीक्षा मंथन की आपने जो बुक भेजी थी मैम, वो मतलब किताब मिल सकती है बाहर से? हाँ मिल सकती है, मिल क्यों नहीं सकती, मिल जाएगी। जी मैम। ट्राई करिएगा, मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके मैम। पीडीएफ प्रिंट निकलवा लो। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैंने अगर नहीं मिल पाती है तो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। जी मैम। जी मैम। मैम जैसे आपने आधुनिक भारत का, आवाज हेलो नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रहे हो? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम जैसे आपने आधुनिक भारत के गुरु के नोट्स भेजे थे, वो काफी बेस्ट थे। अगर आप प्राचीन भारत के भी वो भेज देंगी? हाँ मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मिल जाए, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो मेघराज सर। हाँ जी बताएं। सर ये मैं पवित्रा बोल रही हूँ सर, ये मेरा कनेक्ट